जो फेमस पर्सन केरल के आसपास आएगा उसका नाम क्या है? एक पुर्तगाली ट्रेडर वास्को डिगामा, नाम सुना है इसका? ये भाई साहब इंडिया में आएंगे, वास्को डिगामा, और यहीं से हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत भी एक तरीके से आप कह सकते हो होती है। लगभग 15 सेंचुरी के आसपास ये आएंगे। एग्जैक्ट डेट अगर बात करें 1498, लेकिन ये वाली डेट जीके वाले को याद रखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, जिसका डोमेन है उसको ज़रूरत है। ये दोनों में डिफरेंस होता है। केरल में आया। अब यहाँ पर इंडिया में जो ट्रेड था, आप लोगों को पता है इंडिया ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा फेमस था। हमारा एक तो कॉटन और उससे बने हुए बहुत सारे क्लॉथ, टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इंडिया फेमस था। साथ में स्पाइस, इसके लिए इंडिया फेमस था। तो ये पुर्तगाली ट्रेडर इंडिया से आया और यहाँ पर एक किंग जिसका नाम था जमोरिन, इनसे डील किया। हम भी चाहते थे थोड़ी सी डाइवर्सिटी आए ट्रेडरों में, क्योंकि अगर एक ही ट्रेडर को सारा सामान बेचोगे तो हो सकता है वो आपको सही प्राइस ना दे, अपनी थोड़ी सी मोनोपोली कर ले, बोले 10 रुपये में दे दो, हमारे अलावा तुम्हारा खरीदने वाला भी कौन है। जैसे इंडिया में फार्मरों के साथ होता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर पहले जो ट्रेडर खरीदते थे वो थे अरब वाले। जब यूरोपियन आए तो अरब ट्रेडरों ने इसका काफ़ी ज़्यादा विरोध किया, बोले हमारी मोनोपोली थी, हमें सारा सामान मिलता था, सस्ते में मिलता था, तो इसको नहीं आए थे। लेकिन इस जमोरिन ने, किंग ने इसका स्वागत किया, वेलकम किया कि भैया तुम माला वाला लो आराम से, तुम्हारे लिए बहुत बेस्ट है। तो जब इसने स्वागत किया तो यहीं से यूरोपियन की शुरुआत हुई और ये इंडिया से बहुत सारा स्पाइस लेके गया, मसाला, और इसको 600% प्रॉफिट हुआ। मतलब 1 रुपये की चीज़ 600 रुपये में यूरोप में बेची। इसी से धीरे धीरे शुरुआत हुई अदर यूरोपियन कंपनियों की इंडिया में आने की। और ये फिर फेज आया सेकंड वाला, लगभग 18 सेंचुरी के आसपास। धीरे धीरे यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने वाला था। यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्टार्ट होने की वजह से इन लोगों को ऐसे कुछ नेशन चाहिए थे या टेरिटरी चाहिए थे जहां पर इन्हें एक तो रॉ मटेरियल मिल सके और साथ में एक मार्केट। रॉ मटेरियल किस लिए? अगर ये कोई भी प्रोडक्ट बनाएंगे तो उसके लिए रॉ मटेरियल तो चाहिए ना। दूसरा, जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो उसके लिए मार्केट भी चाहिए, बेचेंगे कहाँ। इसके लिए यूरोप में कॉलोनी बनाने की शुरुआत हुई, कुछ देशों को अपना गुलाम बनाने की शुरुआत, और इस रेस में बहुत सारी कंपनियां आगे आई। तो इंडिया भी इनका धीरे धीरे कॉलोनी बना, और ये कॉलोनी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से जो उनकी ग्रीड थी, तो आप लोगों ने 2 चीज़ सुनी होंगी, एक होता है नीड, जैसे कपड़ा रोटी मकान हमारी नीड है। ग्रीड क्या है? एक डिजिटल वॉच हो, एक बाइक भी हो, ये सब हमारी ग्रीड है। ऐसे इन लोगों की ग्रीड उठी, कैसे हम और ज़्यादा डेवलप हो सकते हैं, लंदन कैसे डेवलप हो सकता है। उसी में सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट जिसने डाला वो है ब्रिटिश कंपनी, या जिसे आप लोग जानते हो ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी ने जब इंडिया में शुरुआत की, यहाँ से इंडिया में एक तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री की शुरुआत हुई। इससे पहले इंडिया में मुगल रूलर रूल करते थे मिडिवल हिस्ट्री में। धीरे धीरे मुगल रूलर बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे, खासकर औरंगजेब के बाद कोई भी रूलर इतना ताकतवर नहीं था कि वो कंट्रोल कर पाए पूरे नेशन को। उसके बाद इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम बने। यहाँ पर आप लोगों को पता है मराठवाड़ा वाला एरिया, मराठा जहाँ पे शिवाजी ने इस्टेब्लिश किया। इधर मैसूर में टीपू सुल्तान, हैदर अली, दोनों वो रूल करते हैं। इधर बंगाल में कुछ नवाब वो रूल करते हैं। तो इंडिया में कोई सेंट्रलाइज पावर नहीं थी, और ये सारे लोग, ये बंगाल अपने आप को अलग नेशन मानता था। ये जो मद्रास वाले हैं या मैसूर वाले हैं, ये अपने आप को अलग देश मानते थे। सब अलग अलग यूनिट में थे। इस चीज़ का फ़ायदा ब्रिटिश ने उठाया। तो इन लोगों ने सोचा कि अगर न्यू दिल्ली में, देखो मुगल कमज़ोर हो गए थे लेकिन इतने भी वीक नहीं थे कि कोई नई पार्टी आए और उनको हिला दे। धीरे धीरे कोई बड़ा लीडर तो नहीं था, लेकिन मुगलों की अभी भी चलती थी। बहादुर शाह जफर लास्ट रूलर हुआ मुगलों का, तो इसलिए अंग्रेजों ने यहाँ से शुरुआत नहीं की न्यू दिल्ली से, क्योंकि पॉलिटिकली इमोशनली लोग न्यू दिल्ली से जुड़े हुए थे
और यहीं पर मुगल लोग रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना टारगेट बनाया बंगाल को। बंगाल को टारगेट बनाने के कुछ रीज़न थे। ब्रिटिश का मेन पर्पस क्या है? इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को ब्रिटेन में सक्सेसफुल बनाना, और बंगाल उनको इकोनॉमी देता था। और बंगाल का मतलब आज का बंगाल नहीं जहाँ ममता दीदी रहती है, बस बंगाल का मतलब पूरा बांग्लादेश, इवन आप लोगों ने जो सुना है झारखंड, बिहार, उड़ीसा, ये सब भी बंगाल का पार्ट हुआ करते थे। बंगाल एक बहुत बड़ा प्रोविंस था। और उसमें एक और बात, यहाँ पर गंगा रिवर की वजह से यहाँ पर फर्टाइल लैंड, एक तो इनके पास फर्टाइल लैंड है, दूसरा ब्रिटिश की सबसे बड़ी ताकत क्या है? उनकी नेवी उनकी सबसे बड़ी ताकत है, और यहाँ पर इन्हें कोलकाता पोर्ट मिल गया। ट्रेड वाटर से अगर करेंगे तो बहुत आसान होगा, सस्ता भी होगा, इसलिए उन्होंने इस वाले एरिया को चुना, ना कि और किसी एरिया में चुना। सबसे पहली फैक्ट्री जो उन्होंने बनाई वो बनाई सूरत में। जहांगीर का जब टाइम था उस टाइम ब्रिटिश लोगों ने मांगा, लेकिन सूरत वाली फैक्ट्री तो वैसे, और ये फैक्ट्री का मतलब ये नहीं यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही, नहीं, फैक्ट्री का मतलब वेयर हाउस, जैसे अमेजोन के वेयर हाउस होते हैं। आप लोगों ने देखा ना, आप कोई भी प्रोडक्ट बनाते हो तो अमेजोन ने क्या कर रखा है, बड़े बड़े शहरों में अपने सेंटर खोल रखे हैं, वहाँ पे हर प्रोडक्ट पहले से ही स्टोर होता है। जैसे ही कोई कस्टमर बोलता है कि भैया मुझे एसी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, ये उस स्टोर पे अपना नाम लेबल लगा के आपको बेच देता है, बोलते हैं ना विद इन 24 आवर्स आपके पास आ जाएगा। ऐसे ही ब्रिटिश लोगों ने अपने वेयर हाउस बनाए। उन्होंने क्या किया, इंडियन लोगों से बहुत सारे प्रोडक्ट खरीदे, एक जगह रखा, और फिर उनको धीरे धीरे यूरोप बेचते थे, क्योंकि एक साथ अगर बेच देंगे तो डिमांड सप्लाई का रूल फेल हो जाएगा, सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, चीज़ें कम कॉस्ट में बेचनी पड़ेंगी, इसलिए वो एक साथ नहीं करते थे। और जैसे ही इन्होंने बंगाल को कंट्रोल करना स्टार्ट किया, अभी ब्रिटिश इतने ज़्यादा पावरफुल नहीं हैं कि मुगलों को हरा सकें, लेकिन जैसे जैसे इन्हें बंगाल से रेवेन्यू मिला, लैंड रेवेन्यू, और लैंड रेवेन्यू की जो शुरुआत हुई, सबसे पहले इन्होंने बंगाल के नवाब से लड़ाई लड़ी। और पहली लड़ाई जो इंडिया में ब्रिटिश ने लड़ी वो लड़ी 1757, और ये था बैटल ऑफ प्लासी। नाम आप लोगों ने सुना होगा, प्लासी एक प्लेस है, उसी में इन्होंने पहली लड़ाई लड़ी। बैटल ऑफ प्लासी में पहली लड़ाई लड़ने के बाद इन लोगों ने बंगाल पे कंट्रोल कर लिया। अब जो भी बंगाल का नवाब बनता था उसको बनाने में ब्रिटिश का हाथ होता था। शुरुआत में ब्रिटिश आए एज अ ट्रेडर, धीरे धीरे इन्होंने देखा इंडिया में कोई सेंट्रलाइज सिस्टम नहीं है, दूसरी बात इंडिया में कोई नेशनल फीलिंग नहीं है, सब अपने आप को अलग अलग यूनिट समझते हैं। इसका मतलब अगर हम एक एक प्रोविंस पे ध्यान दें, धीरे धीरे हम पॉलिटिकल पावर बन सकते हैं। ये इन्होंने किया। सबसे पहला स्टेप इनका 1757 में लड़ा। इसमें बड़ा आसान था, कुछ लोग जिनको नवाब बनना था उन्हें अपने साथ ले लिया और उनको नवाब के खिलाफ, इवन जो उसका सेनापति था वो भी किसके खिलाफ लड़ा, नवाब के खिलाफ। मीर जाफर, उसको बोल दिया कि भाई साहब तुम क्यों उसके पीछे रहते हो, सेनापति रहोगे, हम तुम्हें किंग बनाएंगे। मीर जाफर बोला बना दो, तो बोला हमारा साथ देना है। ये इंडिया में चलता था। फिर उसके बाद अभी तो बंगाल के नवाब को हराया है, लगभग 7 साल बाद एक और बैटल होता है 1764, बैटल ऑफ बक्सर। इस बार इस बैटल ऑफ बक्सर में जो मुगल रूलर है वो भी शामिल हो गए। बंगाल में धीरे धीरे इनकी पावर बढ़ रही थी। मुगल रूलर ने बोला कि भैया हमें लैंड रेवेन्यू दो, ब्रिटिश ने देने से मना कर दिया। उनको थोड़ा सा हाथ हुआ कि भाई ऐसे कैसे हो गया, हमारी सब जगह चलती थी, हर बार रेवेन्यू आता था, पैसा आना बंद क्यों हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया, शाह आलम सेकंड, इसका एक नाम बस याद रखना, शाह आलम सेकंड मुगल रूलर था उस टाइम। शाह आलम ने बोला कि भैया आप लोग ऐसे लैंड रेवेन्यू नहीं दोगे तो मुझे फ़ायदा कैसे होगा। तो बोला हिम्मत है तो लड़के दिखाओ। इसको लगा इतनी चेतावनी, तो ये भाई साहब चले गए। इसने अपने साथ एक अवध के नवाब को भी ले लिया, साथ में बंगाल से भी कुछ पुराने जो रूलर थे उनको भी ले लिया।
ये गए तो अच्छे थे, लेकिन ब्रिटिश वाले पहले से रेडी थे। इनको अपने जोन में बुलाया और इनको अच्छे से पीटा। फिर शाह आलम सेकंड को क्या हो गया, बोले हो गया। फिर इनसे ट्रीटी साइन की, बैटल ऑफ बक्सर में इलाहाबाद की ट्रीटी हुई। यहाँ से माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी ने अब पूरे इंडिया पे कंट्रोल कर लिया। उसका रीज़न है अब मुगल रूलर ने उनको साइन करके एक पेपर दिया है कि भैया आप लोग इंडिया में ट्रेड कर सकते हो। साथ में उनको ऑफिशियल तरीके से बोला लैंड रेवेन्यू जो है बंगाल का वो आपको मिलेगा। एक तरीके से किसी भी स्टेट या किसी भी नेशन को चलाने की ना दो चीज़ों की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही बंगाल प्रोविंस में दो पोस्ट हुआ करती थी, एक था सूबेदार, सूबेदार आप लोगों ने आर्मी में सुना होगा, है ना, जिसका काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। दूसरा था दीवान, दीवान को मॉडर्न टर्म में आप सीए की तरह समझ सकते हो, या मुनी। दीवान का काम था लैंड रेवेन्यू लेना, सूबेदार का काम था लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो ब्रिटिश वाले बड़े चालाक थे। शाह आलम सेकंड से ट्रीटी की और बोला देखो ये वाला राइट हमें दे दो बस। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये वाला राइट ले लिया, लॉ एंड ऑर्डर नहीं चाहिए, हम क्यों मुसीबत झेलें। लॉ एंड ऑर्डर का सारा काम बंगाल के नवाब को ही दे दो। मतलब बदनाम होगा तो कौन होगा, बंगाल का नवाब, और प्रॉफिट किसको मिलेगा, हमें। इससे फायदा क्या होगा, धीरे 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 जब लोगों को दिक्कत होगी, लोगों की सड़क नहीं बनी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा, वो नवाब के खिलाफ विद्रोह करेंगे, रिवॉल्ट करेंगे, और हमारा काम आसान हो जाएगा। जब ये बोलेंगे तब हम बोलेंगे हम हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे, और हम लोग खुद मिलके नवाब को पीटेंगे। जबकि नवाब तो ये पहले ही कंट्रोल में करके लग चुके थे, कठपुतली नवाब था। लेकिन ऐसा इन्होंने इसलिए किया जिससे नवाब की जो इमेज है वो खराब हो चुकी, और इस मामले में ये सफल भी रहे। धीरे धीरे इन्होंने पैसा, अब नवाब चाहता है लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना, लेकिन बेचारा एक गिलास पानी भी पीता है तो ब्रिटिश वालों से पूछ के पीता है। अब सोचो ये डेवलपमेंट कैसे करेगा, और पब्लिक को लग रहा है किंग तो यही है। सेम ऐसे ही जैसे मनमोहन सिंह जी हमारे पीएम थे, लेकिन सबको पता है किसकी चलती थी, है ना, रियल में वो पीएम नहीं थे, एक्चुअल में रियल पावर सोनिया गांधी जी के पास थी। सेम ऐसा ही ब्रिटिश ने किया। तो बदनाम होगा नवाब, इतिहास तो लिखा जाएगा कि उस नवाब के टाइम थे, और प्रजा किसके खिलाफ होगी, नवाब के, और हमें पैसा मिलेगा। इसी में हमारी सक्सेस है। तो धीरे धीरे जब ये सारी चीज़ें होने लगी, उसके बाद ब्रिटिश ने अपना एक और कदम चला। अब ब्रिटिश ने अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी रिलीज कर दी। अब ये सिर्फ बंगाल तक लिमिटेड नहीं लेना चाहते थे, बंगाल से मिल गया, अब हमें मद्रास भी चाहिए, मराठा भी चाहिए, गुजरात भी चाहिए। धीरे धीरे इन्हें सारे स्टेट चाहिए थे, मतलब पूरे इंडिया के रिसोर्स इन्हें चाहिए थे। इसके लिए इन्होंने अपनी लैंड रेवेन्यू पॉलिसी पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दी, और कुछ स्टेटों से बोला या तो प्यार से या हथियार से, या तो आप प्यार से हमारे साथ आओगे या हथियार से साथ आओगे। तो कुछ जो स्टेट थे वो तो प्यार से ही आ गए, जैसे अवध बोला ठीक है सर हम आपकी गुलामी स्वीकार करते हैं। कुछ ऐसे थे जो नहीं आए, जैसे मैसूर, मैसूर ने आने से मना कर दिया, बोले हमारी अपनी पावर है। और वहाँ का एक हीरो टीपू सुल्तान, उसका कहना था जीवन बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा जीवन हो लेकिन शेर की तरह हो, गीदड़ की तरह 100 साल जीने से अच्छा है कि मैं 1 साल जीऊँ। उसके और उसके पिताजी ने, दोनों ने लड़ाई लड़ी, लेकिन एट द एंड ये भी हार गए, क्योंकि इनका साथ किसी और ने नहीं दिया। दूसरा, इनके पास काफ़ी बड़े मॉडर्न इक्विपमेंट थे ब्रिटिश के पास, और ब्रिटिश की ताकत थी नेवी, हमारी नेवी कमज़ोर थी। और साथ में ही ब्रिटिश का साथ बहुत सारे इंडियन लोगों ने भी दिया, क्योंकि उन्हें ये लग ही नहीं रहा था, पहले वो राजा के लिए काम कर रहे थे और राजा उसके बदले क्या देता था, उनको पैसा देता था या सैलरी देता था या कोई ज़मीन देता था। सेम वही चीज़ ब्रिटिश वाले इनको दे रहे हैं और उससे ज़्यादा दे रहे हैं। तो ये तो बस सर्विस कर रहे थे इंडिया के लोग, तो इनके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग आई नहीं। धीरे धीरे ब्रिटिश ने क्या किया, हमारी सोसाइटी में भी चेंज लाया।
देखो, जब इकोनॉमिक रिसोर्स किसी को कमाने हैं तो जरूरी है सोसाइटी के थॉट में चेंज आए। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहता है, जैसे मान लो पिज़्ज़ा वाला अपना पिज़्ज़ा बेचना चाहता है, पहले उसके लिए लोगों में कुछ क्यूरोसिटी जगानी पड़ेगी ना, कि पिज़्ज़ा कौन खाते हैं, थोड़े से हाई लेवल वाले खाते हैं, छोटे वाले खा के आते हैं, चावल भात खाते हैं बस। ये सारी इमेज इन लोगों ने क्रिएट की और इसके लिए इन्होंने एक टूल यूज किया, वो है एजुकेशन। इन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया, अपना एजुकेशन सिस्टम लेके आए और उस एजुकेशन सिस्टम में इंडियन लोगों को एजुकेशन तो मिली, लेकिन इसका मेन पर्पस था ऐसे इंडियन बनाना जो देखने में तो इंडियन हो लेकिन थॉट के लेवल पर पूरे ब्रिटिश। अब ये वाले पूरा वेस्टर्न फिलॉसफी फॉलो करेंगे और ये एजुकेटेड इंडियन हमारे ट्रेडिशन को गलत मानेंगे, मतलब इनको लगेगा अरे हम तो बहुत बेकार आदमी। ये वही थ्योरी है जो ब्रिटिश वाले बोलते थे, वाइट मैन बर्डन थ्योरी। हम लोग गोरे लोग हैं, हमें भगवान ने गोरा इसलिए बनाया जिससे आप लोगों को ज्ञान दे सकें, इसलिए इन लोगों ने इस थ्योरी को इम्प्लीमेंट किया एजुकेशन के थ्रू, और हमारे कुछ लोगों ने मान भी लिया। उसका रीज़न ये था, किंग इतनी ऑटोनॉमी देता नहीं था, ये ऑटोनॉमी दे रहे थे, लेकिन ये नहीं पता था ये अपने हिसाब से दे रहे हैं, लिमिटेड ऑटोनॉमी। आपको पढ़ाएंगे लेकिन सारा पढ़ने की आज़ादी नहीं है, पढ़ने के बाद नारेबाजी लगाने की आज़ादी नहीं है। ये सारी चीज़ें उन्होंने की। और वेस्टर्न फिलॉसफी, अब ये लोग बीड़ी नहीं पीएंगे, सिगरेट पीएंगे। अब ये लोग कुर्ता पजामा नहीं, क्या पहनेंगे, कोट पैंट। अगर कुर्ता पजामा वाला कोई भी दिखता है तो उसको बड़ा नीचा समझते हैं, बड़ा अजीब आदमी, अनएजुकेटेड पर्सन है, ठीक है, इलिटरेट है, इसको नहीं मारेंगे। धीरे धीरे वेस्टर्न फिलॉसफी इंडिया के, और यहीं से एजुकेशन सिस्टम से ही इंडिया का मिडिल क्लास डेवलप हुआ। पहले इंडिया में 2 क्लास हुआ करती थी, अपर क्लास, लोअर क्लास। मिडिल क्लास का डेवलपमेंट हुआ ब्रिटिश की एजुकेशन पॉलिसी से। एट द एंड जो एजुकेशन सिस्टम में जब इन लोगों ने, देखो इनको पैसा मिला एज अ क्लर्क, लेकिन बाद में इनको समझ आया ब्रिटिश लोग इज्जत तो देते ही नहीं। जब किसी भी इंसान के रिसोर्स की नीड पूरी हो जाती है ना, पैसे की, उसके बाद वो रेस्पेक्ट चाहता है, लेकिन ब्रिटिश लोगों ने इन लोगों को रेस्पेक्ट दी नहीं। तब इन लोगों का थोड़ा सा दिमाग हिला, तब इन्हें समझाया कि देश क्या होता है, फ्रीडम क्या होती है, लिबर्टी क्या होती है, इक्वालिटी क्या होती है। वरना ब्रिटिश वाले लिखते थे डॉग एंड इंडियंस नॉट अलाउड,